हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में कोई कमेंट नहीं आया, तो मुझे लगता है कि आई होप आपको सारे के सारे जो कुछ भी जो मैंने कल बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज़ उसको लाइक करिए ताकि मैं ये जल्द से जल्द कास्टिंग कंप्लीट कर सकूं। आपका बहुत कम समय लगता है, 2 आवर्स 3 आवर्स मैक्सिमम 3 आवर्स के अंदर अंदर में पूरा कास्टिंग ओवर हो जाएगा। दैट आई कैन गारंटी यू, इंक्लूडिंग ऑल दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर गेट एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। ठीक है। सो वीडियो को शुरू करने के पहले आज हम लोग डील करेंगे कास्टिंग के पार्ट 2 को। तो कास्टिंग के पार्ट 2 को आगे बढ़ाने के पहले मैं वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं जो भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं। हमने कुछ कास्टिंग टर्म्स देखे थे। तो कास्टिंग टर्म्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा था फ्लास्क होता है। फ्लास्क इज नथिंग बट जो कंटेन करता है। नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ड्रैग कहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कोप कहते हैं। अगर हम लोग 3 यूज करेंगे तो क्या होगा? ड्रैग, कोप एंड ड्रैग सबसे नीचे, बीच में एक और ऊपर कोप, और जो बीच वाला रहेगा, बीच वाला दैट इज कॉल्ड ए चीक। ठीक है, चीक। उसके बाद हमने बात की पैटर्न की। पैटर्न क्या होगा? पैटर्न इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका। वो एक पूरी तरीके का क्या होगा? रेप्लिका होगा। इट मीन्स इट विल बी लाइक एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है। पार्टिंग लाइन क्या होती है? जो ड्रैग और कोप के बीच की जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज पार्टिंग लाइन। उसके बाद हमने देखा था मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का नाम होता है रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो होता है जो झेल सके, जो बर्दाश्त कर सके, जो सह सके क्या? हाइयर टेम्परेचर को। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को जो सह सकेगा दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिवनेस। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है आपके मोल्डिंग सैंड की। मोल्डिंग सैंड के अंदर क्या क्या होता है? मोल्डिंग सैंड के अंदर आपका रहता है सिलिका रहता है, क्ले रहता है और मॉइस्चर रहता है। ठीक है। कोर क्या होता है? कोर वो होता है जो कि आपको हॉलो क्रिएट करने के काम में आता है। हॉलो कैविटीज जो रहता है वो क्रिएट करने के काम में आता है। पोरिंग बेसिंग क्या रहता है? मैंने क्या बताया? पोरिंग बेसिंग फनल शेप का रहेगा। जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रू कहते हैं। ठीक है। तो पोरिंग बेसिंग क्या रहता है? स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड। ठीक है। जो मॉल्टन मेटल को, जहां से मोल्टन मेटल डाला जाता है। स्प्रू क्या होता है? एक पैसेज होता है जहां से मोल्टन मेटल कहाँ, पोरिन बेसिंग से लेकर के मोल्ड कैविटी तक जाता है। उसके बाद हमने कुछ फ्यू टर्म्स और भी देखे। उसमें हमने देखा रनर क्या होता है? रनर वो होता है जो कि एक पैसेज प्रोवाइड करता है। एक पैसेज प्रोवाइड करता है, वो कहाँ रहता है? पार्टिंग प्लेन में रहता है। पैसेज प्रोवाइड करेगा ताकि स्प्रू से लेकर के मोल्ड कैविटी तक जो मोल्टन मेटल रहे वो फ्लो कर सके। ठीक है। गेट क्या होता है? गेट एग्जैक्ट वो पॉइंट होता है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर गेट। एंट्री पॉइंट जहां से मोल्टन मेटल फाइनली कैविटी के अंदर जाएगा वो आपका कहलाता है गेट। चैपलेट क्या रहता है? जैसे कि मैंने बताया, कोर किस लिए काम में आता है? कोर आता है भैया हॉलो चीज़ों को कास्ट करने के लिए। ठीक है। हॉलो कास्ट करने के लिए तो उसको कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत रहती है, और वो जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो चैपलेट होता है। याद कैसे करना है? चप्पल या चापलूसी या जैसे भी आपका मन करे वैसे। हमने देखा चिल क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कोई ना कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दैट इज नथिंग बट चिल। राइजर क्या होता है? राइजर इज हैव टू फंक्शन। देखा जाए तो पहले तो आप एक तरफ से जब आपने मोल्टन मेटल डालना शुरू किया, मोल्टन मेटल जैसे ही आपने डाला तो क्या होगा कि वो मोल्ड कैविटी के अंदर भरता चला जाएगा और राइजर से निकलेगा। ठीक है। राइजर से निकलेगा तो आपको पता लग जाए कि हाँ मोल्ड कैविटी भर रही है। साथ में क्या होता है? साथ में ये होगा कि जैसे जैसे कैविटी भरती चली जाती है वैसे वैसे वो सॉलिडिफाई होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि भाई हीट ट्रांसफर हो रहा है, हाई टेम्परेचर पर है, वो रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आने की कोशिश करेगा जो भी मोल्टन मेटल आप करेगा। तो क्योंकि वो हीट लॉस कंटिन्यूस कर रहा है, अगर वो हीट लॉस कंटिन्यूस कर रहा है तो सॉलिडिफाई होगा, और जब सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा? श्रिंक होगा। और श्रिंक होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसको और ज़्यादा मोल्टन मेटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल जो रहता है ये राइजर प्रोवाइड करता है किसको? कैविटी को। ठीक है। अब देखिए एक वीडियो मैंने YouTube से ही लिया है। ठीक है। सो आप उसको एक बार देखिए, मैं साथ में इंस्ट्रक्ट करते हुए चलता हूं कि क्या क्या है इसमें। आई होप दिस रन्स। इट इज नॉट रनिंग। ओके, लेट मी प्ले इट ऑन YouTube इटसेल्फ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है। आइए देखते हैं। यहां से आपको समझाना काफी ज्यादा सही होगा, आई होप। ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे इन्वर्टेड ड्रैग। ड्रैग को हम लोग सीधा रखने की जगह, ऐसे ड्रैग को सीधा रखने की जगह उल्टा रखेंगे। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, हमने एक पैटर्न को यूज़ किया, हमने उस पैटर्न को उस पर रख दिया। ये पैटर्न का आधा पोर्शन है। अभी आगे बात करेंगे पैटर्न कितने तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पैटर्न का ये आधा पोर्शन है। अब अगर पैटर्न का ये आधा पोर्शन है तो इसका और एक आधा होगा। तो ऐसे जो आधे आधे जो पैटर्न होते हैं इनको हम लोग स्प्लिट पीस, स्प्लिट आधे आधे, स्प्लिट पीस पैटर्न बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया कि यहाँ पर हमने इन्वर्टेड ड्रैग रखा है, मतलब ड्रैग को ऐसे रखने की जगह हमने ड्रैग को ऐसे रखा है। उसके बाद हमने सीधा पैटर्न को रखा है, ओके। और उसके बाद हमने पैटर्न को रखने के बाद हमने ऊपर से क्या किया, मोल्डिंग सैंड डाल दिया, ठीक है। सैंड की हमने काफ़ी सारी लेयर डाल दी, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, उसको एकदम पूरी तरीके से बढ़िया कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सीधा करेंगे। देखिए अब ये सीधा हो गया तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद हमने ऊपर क्या रखा, कोप रखा, और जो दूसरा पैटर्न था, ये दूसरा पैटर्न था, उसको हमने रखा। ये दूसरा पैटर्न जो आपके सामने रखा गया, उसके बाद हमने पिन को लॉक कर दिया और वापस से हमने क्या किया, मोल्डिंग सैंड को डाला, ठीक है। अब हमने पूरा का पूरा मोल्डिंग सैंड को फिल कर दिया और हम बाद में क्या करेंगे, हम ये ड्रैग और कोप को हटा देंगे, निकाल देंगे। देखिए आपके पास दोनों पैटर्न ये बन गए। दिस सच पैटर्न्स आर कॉल्ड एज स्प्लिट पीस पैटर्न। अब ये जो यहाँ पर जो दो पिन जा रही हैं, ये क्या करेंगी, ये पैटर्न को निकालेंगी, ये पैटर्न को निकालने के काम में आती हैं। तो पैटर्न को जब निकालने के काम में आएंगी, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको कैविटी चाहिए, हमको गड्ढा चाहिए। अगर हमको गड्ढा चाहिए तो उस जो पैटर्न को हमने रखा है उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो ये पिन क्या करेगा, देखिए ये पिन क्या करेगा, दोनों के दोनों पैटर्न को निकाल देगा। अब आपके पास कैविटी तैयार होगी, एक शेप का आपके पास एक कैविटी तैयार होगी। कैविटी मतलब गड्ढा तैयार हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं देखिए, अब मैं दो तरफ लगाऊंगा, ये एक स्प्रू हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज राइजर। मैं यहाँ से क्या करूँगा, मॉल्टन मेटल डालूंगा, मॉल्टन मेटल फ्लो होगा कैविटी के अंदर और उसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर आएगा। देखिएगा ज़रा, देखिए ये जो ग्रेइश हो रहा है दैट इज योर मॉल्टन मेटल। अब देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा मॉल्टन मेटल हो गया। लेकिन अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये नीचे आना शुरू हुआ है। नीचे क्यों, क्योंकि क्या मैंने बताया था कि जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर पर आएगा, क्या जो आपका मॉल्टन मेटल रहेगा वो श्रिंक होना शुरू होगा। तो एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मॉल्टन मेटल कौन सा देगा, एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मॉल्टन मेटल देगा आपका राइजर, ठीक है। तो ये देखिए नीचे आना शुरू हुआ और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास पूरा का पूरा एक फाइनल कास्टिंग तैयार हो गई। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब वीडियो यहाँ पर भी चलने लगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ों की। अब यहाँ से शुरू होता है कास्टिंग का सफ़र। अभी तक तो जो भी हम लोग ने बात किया वो बहुत ज़्यादा बेसिक टाइप का था, उसमें कुछ ज़्यादा उतना था नहीं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे चीज़ों के बारे में जो कि रियल हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे ऊपर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, TP इज इक्वल्स टू TM प्लस डेल्टा टी। नो व्हाट इज दिस TP? TP है आपका पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पर आप मॉल्टन मेटल को पोर कर रहे हो, डाल रहे हो, किस में डाल रहे हो, पोरिन बेसिन में डाल रहे हो, है ना। पोरिन बेसिन से ही जाकर के क्या होता है, वो स्प्रू में घुसेगा, स्प्रू के बाद कहाँ जाएगा, रनर में जाएगा, रनर से गेट, गेट के बाद कैविटी, कैविटी के बाद क्या होगा, वो राइजर में राइज करेगा। सो पोरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर हो जाता है जब हम मॉल्टन मेटल को पोर करने वाले हो, डालने वाले हो, ठीक है। व्हाट इज दिस TM? TM इज योर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ व्हाट, ऑफ आपका मॉल्टन मेटल। ये TM जो है वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है जिसपे मॉल्टन मेटल मेल्ट हो रहा है, प्लस डेल्टा T। इसका मतलब क्या हो गया, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मान लीजिए कि स्टील जो है वो 1400 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के पिघलना शुरू हो जाता है। आई मे बी रॉन्ग, 1300 होगा, 1200 समथिंग कुछ होगा, जहाँ तक मुझे याद है इट इज 1200 समथिंग। मान लीजिए 1400 पर, 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, स्टील पिघलना शुरू हो रहा है। तो स्टील 1400 डिग्री सेल्सियस पर अगर पिघलना शुरू कर रहा है, पिघल रहा है, तो हम लोग 1400 डिग्री सेल्सियस पर ही हम मॉल्टन मेटल को पोर नहीं करेंगे।
उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। मतलब क्या होगा, 1400 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए वो पिघल रहा है, लेकिन हम 1400 डिग्री सेल्सियस यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा उसको हीट देंगे, एक्स्ट्रा उसको गर्म करेंगे। ये डेल्टा टी है। व्हाट डज डेल्टा टी रिप्रेजेंट? डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो कि आप दे रहे हो। एक्स्ट्रा टेम्परेचर क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बर्नर हो जहाँ पर आप पिघला रहे हो मॉल्टन मेटल को, उसको आप ले करके आते हो एंड देन आप उसको डालना शुरू करते हो, तो क्या होता है वो कंटिन्यूसली वो क्या होता है वो ठंडा होना शुरू होता है। आपको याद होगा, अगर आपने हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ा है, तो हीट एंड मास ट्रांसफर में फोरियर का एक बहुत बढ़िया इक्वेशन था, -KA/dT/dx। तो dt, जिस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। क्यों? कहाँ 1400 डिग्री सेल्सियस और कहाँ पर ये 30 डिग्री सेल्सियस, या इस वक्त तो चलिए 40 डिग्री 45 डिग्री हो रहा है, बट कहाँ 1400 और कहाँ 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है, तो कूल होना भी उतना ही जल्दी शुरू होता है। तो उस कूलिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग टेम्परेचर देते हैं, क्या? डेल्टा टी। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए, ये आपके बगल में एक फिगर शो हो रहा है। ये फिगर जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर टीपी, दिस टीपी इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर टीपी इज नथिंग बट योर पोरिंग टेम्परेचर, एंड दिस टीएफ इज नथिंग बट योर फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, या फ्लूइड टेम्परेचर ऐसे कर लीजिए। और टीए फ्रीजिंग नहीं कहेंगे, हाँ फ्रीजिंग कह सकते हैं मॉल्टन मेटल के टाइम में। टीए इज योर एम्बिएंट टेम्परेचर। देखिए तो क्या हो रहा है, सबसे पहले लिक्विड हो रहा है। लिक्विड में होगा क्या? मॉल्टन मेटल किस फॉर्म में होगा? लिक्विड में होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे जैसे करके टेम्परेचर डाउन होगा, उसके बाद क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन होना शुरू होगा। सॉलिडिफिकेशन एक ऐसा फेज है जहां पर आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसी के साथ अगर थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट से अगर इसको रिलेट करें, तो आपको याद होगा दो टाइप की हीट होती है, एक होता है स्पेसिफिक हीट और एक होता है लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट वो हीट होता है जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, वो होता है। जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता लेकिन फेज चेंज हो रहा होता है, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? वहां पर लेटेंट हीट यूज करते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा, टीपी से लेकर के टीएफ तक हम लोग का क्या हीट कैलकुलेशन में क्या आएगा? हम लोग के पास आएगा स्पेसिफिक हीट। और टीएफ पर क्योंकि फेज चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, देखिए फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विड से सॉलिड तक में जो मूव कर रहा है, इस केस में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्या है? हमारा कांस्टेंट है। सो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग लेटेंट हीट को यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट एम्बिएंट टेम्परेचर तक वो सॉलिड होता चला जा रहा है, और फाइनली सॉलिड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मैंने रेड से लिखी हुई हैं, ऊपर राइजर लिखा है, नीचे पैटर्न लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अलग अलग टाइप की श्रिंकेजेस होती हैं। जो सिकुड़ने का मैंने बताया वो अलग अलग तरीके की होंगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो टेम्प तो क्या होगा, लिक्विड से जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, 1400 पर था ना, 1400 पर था, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मान लीजिए वो आया कितने पर? मान लीजिए वो आया करीब 800 900 पर आया, तो क्या होगा? वो अपना फेज चेंज करना शुरू करेगा। तो वहीं से जहां से लिक्विड से आपने पोर करना शुरू किया, वहीं से क्या हो रहा है? श्रिंकेज स्टार्ट हो रहा है, सिकुड़ना स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। जब वो आधा लिक्विड और जैसे लिक्विड से कंप्लीट सॉलिड के लिए बढ़ेगा, जैसे कंप्लीट सॉलिड के लिए बढ़ेगा, तो उस केस में भी क्या होगा? सिकुड़ना चालू रहेगा, सिकुड़ता रहेगा। साथ में क्या? साथ में जब वो पूरी तरीके से सॉलिड हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर उसका अभी भी रहेगा, और टेम्परेचर अगर उसका ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो वापस से हीट को बाहर की ओर फेंकेगा और वो सिकुड़ता चला जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मतलब क्या हो गया?
भैया टीपी पर क्या मैंने किया, टीपी पर मॉल्टन मेटल आया, मॉल्टन मेटल ने क्या किया, मॉल्टन मेटल लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से क्या कर रहा है वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर लूज कर रहा है, और टेम्परेचर जैसे जैसे वो लूज करेगा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वो टेम्परेचर लूज करेगा वैसे वैसे वो सिकुड़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद जब वो फेस चेंज करने के दौरान में भी वो सिकुड़ेगा, और जब कंप्लीट हो चुका होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो एम्बिएंट टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो क्या करेगा और ज़्यादा सिकुड़ेगा, और उसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आने के लिए सिकुड़ता चला जाएगा। तो जो सिकुड़ना होता है उसको कॉम्प्रोमाइज कौन करता है, उसको रिड्यूस कौन करता है। रिड्यूस मतलब क्या, उसको कंपनसेट कौन करता है। एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, कंपनसेट करना। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए कि लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन वाला जो कुछ भी स्टेज है उस स्टेज में एक्स्ट्रा मॉल्टन मेटल प्रोवाइड करेगा आपका राइजर, ताकि जो सिकुड़ता चला जा रहा है वो आपका कंपेंसेट हो सके, ओवरकम किया जा सके। ठीक है। और बाद में जब टेम्परेचर पूरा, जब वो पूरी तरीके सॉलिड बन चुका है और टेम्परेचर फिर भी उसका लूज कर रहा है वो टेम्परेचर एम्बिएंट में आने के लिए, तो उसके लिए आप कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं पैटर्न में। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। राइजर में और पैटर्न में। राइजर में क्या होगा, राइजर में लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड में क्या होगा, पैटर्न। मतलब सॉलिड में हम लोग कंपेंसेट के लिए क्या लगाएंगे, हम लोग कंपेंसेट के लिए पैटर्न में कुछ ऐसा करेंगे कि वो सॉलिड में जो श्रिंकेज रहे वो कम हो जाए। और राइजर में हम लोग क्या करेंगे, राइजर से आपको पता है क्या होता है, राइजर से जो मॉल्टन मेटल जो आपने पोर किया वो दूसरी तरफ से बाहर आता है, तो वो कंपेंसेट करता है लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन स्टेज के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत इलेबोरेट तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि हिट द लाइक बटन। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अब अगर हम राइजर को छोड़ करके सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न में इन सब चीज़ों के या सॉलिड श्रिंकेज उनके से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रोविजन लगाएंगे। प्रोविजन मतलब क्या हो गया, प्रोविजन मतलब हो गया कि हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगाएंगे या उसका डायमेंशन थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, तो जो इंक्रीज करना हुआ दैट इज कॉल्ड एज अलाउंसेस। देखिए, ये प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, इसी चैनल पर अब मौजूद होगा। सो लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस में एक वर्ड आता है अलाउंस। अलाउंस मतलब क्या होता है, अलाउंस मतलब होता है जैसे क्या होता है, मंथली अलाउंस, आपने नाम सुना होगा मंथली अलाउंस। मंथली अलाउंस मतलब खर्चा पानी, है ना। तो अलाउंस मतलब क्या, आपको इतनी छूट दी जा रही है, ठीक है, अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपको, ठीक है, इतने में आप काम कर लो, इतने में आप गुजार लो। तो मतलब क्या हो गया, हम लोग पैटर्न में कुछ अलाउंसेस देंगे। अलाउंसेस मतलब थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसकी डायमेंशन को बढ़ा देंगे या थोड़ा सा उसको टेपर कर देंगे। देखेंगे अभी अलाउंस कितने कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले टाइप का जो अलाउंस है वो है आपका श्रिंकेज अलाउंस। ना दिस श्रिंकेज अलाउंस में अगर देखेंगे तो क्या है कि is always added to the linear dimension even in the case of internal dimension। जो ध्यान में रखने वाली बात ये, तो श्रिंकेज अलाउंस को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लोग ऐड करेंगे। क्यों, रीज़न देखिए, हमारे पास ये पेन है, अगर हमको ये पेन बनाना है, लेकिन इस साइज इतने मेटल को मैंने पोर कर दिया, इतने ही मेटल को अगर मैंने पोर किया तो क्या होगा, ये भैया गर्मा गर्म है, ठंडा होगा तो ठंडा होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने के बाद क्या होगा, इसका जो डायमेंशन रहेगा वो कम हो जाएगा। तो इनसे बचने के लिए हम लोग पैटर्न में क्या लेंगे, अलाउंस लेंगे। उस अलाउंस को जो लेंगे उसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि भैया जो पतला हो रहा है उससे हम लोग को थोड़ा सा मोटा रखना है, तो हम लोग अलाउंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने, दैट इज ऑल मेटल श्रिंक व्हेन कूलिंग एक्सेप्ट बिस्मथ। बिस्मथ के अलावा मैक्सिमम मेटल जो रहते हैं, ऑल मेटल जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं, सिकुड़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड को अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिक्विड एंड सॉलिड श्रिंकेज। अब देखिए डिफरेंट तरीके के श्रिंकेज, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिक्विड श्रिंकेज है, ठीक है, फिर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है, फिर सॉलिड श्रिंकेज है। ये तीन तरीके के श्रिंकेज है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। देखिए लिक्विड है, सॉलिडिफिकेशन है और सॉलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, तीन तरीके के श्रिंकेज होंगे, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एंड सॉलिड श्रिंकेज। तो अगर आप देखेंगे लिक्विड श्रिंकेज क्या होगा, लिक्विड श्रिंकेज वो श्रिंकेज होगा जो कि वॉल्यूम रिडक्शन होगा। देखिए रिफर्स टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम,
जब मेटल चेंज कर रहा होगा टेम्परेचर, कहां से, पोरिन से सॉलिडस टेम्परेचर तक। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉलिडस? सॉलिडस इज नथिंग बट सॉलिड एंड लिक्विड, बोथ पर है, बोथ पर है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन में क्या हो रहा है, ये लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का पोर्शन है, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का पोर्शन है। सो लिक्विड श्रिंकेज क्या हो जाएगा, लिक्विड श्रिंकेज हो जाएगा कि जब पोरिन बेसिन से पोर हो रहा हो, कहाँ से, सॉलिडस टेम्परेचर तक, किसी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कब होगा, रिडक्शन इन वॉल्यूम, ऑब्वियस सी बात है, कब होगा, सॉलिड स्टेट देखिए, चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट एट द सॉलिडस टेम्परेचर। देखिए लिक्विड से सॉलिड तक में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा लेकिन फेस चेंज होगा लिक्विड से सॉलिड। हम लोग कौन सी हीट को यूज करेंगे, हम लोग हीट को यूज करेंगे, लेटेंट हीट को यूज करेंगे, ठीक है। सॉलिड श्रिंकेज क्या होगा, सॉलिड श्रिंकेज होगा आपका जब पूरी तरीके से लिक्विड से, व्हेन अ मेटल लूजेस टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट। मैंने आपको बताया था जब मेटल पूरी तरीके से क्या करेगा, पूरी तरीके से अपना टेम्परेचर को लूज करेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। वापस से अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, मैं इस स्लाइड को दे भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं, ठीक है, अगर चाहिए होगा तो आप लोगों को, अगर डिमांड करेंगे तो। अब कुछ पैटर्न अलाउंसेस देख लेते हैं क्या होता है। कास्ट आयरन में 10 mm, ब्रास कॉपर एल्यूमिनियम 15 mm पर मीटर, स्टील 20 mm, जिंक लेड 25 mm। ये आप लोग मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप रटो, बट इसको गो थ्रू कर लेना। क्यों? बिकॉज दीज आर द डेटा विच समटाइम एग्जाम में देगा, समटाइम नहीं देगा, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, अल्युमिनियम हैज मैक्सिमम लिक्विड श्रिंकेज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विड श्रिंकेज? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, पोरिन बेसिंग से लेकर के जब वो लिक्विड में ही है, लिक्विड स्टेट में ही है, उस समय जो श्रिंकेज रहेगा उसको मैक्सिमम कौन रहता है, अल्युमिनियम का मैक्सिमम श्रिंकेज रहता है। इसीलिए कास्टिंग ऑफ अल्युमिनियम इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि लिक्विड श्रिंकेज उसका बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या होगा, आप उसको भैया मॉल्टन में किए, लिक्विड में ही, जब वो लिक्विड स्टेट में ही है, तुरंत का तुरंत वो क्या होगा, श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगा, तुरंत का तुरंत वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ हार्ड टू मेक इट, ठीक है। ब्रास हैज मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज। मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज क्यों? मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज मतलब क्या होगा, जब वो पूरा का पूरा कास्ट हो चुका है एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर कास्टिंग इट इज लूजिंग टेम्परेचर टू द एम्बियंट, है ना, क्योंकि वो हॉट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज किसका रहेगा, ब्रास करेगा, ठीक है। अब देखिए कास्ट आयरन क्या है, पॉजिटिव अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड। कास्ट आयरन में मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। रटने वाली चीज़ है, मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है। वॉल्यूम ऑफ पैटर्न, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जो रहेगा, दैट विल इज इक्वल टू बिस्मथ एंड इनवर एंड ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल अदर, ठीक है। दीज आर जस्ट, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली। अब देखिए अलाउंसेस की, जैसा कि मैंने बात किया था, तो अलाउंसेस में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। तो मैंने जैसा कि वीडियो में दिखाया था, यूट्यूब का मैंने वीडियो खोला था, उसमें कि मैंने क्या दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था 2 पिन जाते हैं अंदर और उस पैटर्न को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 2 पिन जा रहे हैं और उस पैटर्न को निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई गलती ना हो, ठीक है। और मज़ेदार बात यह है, जो आप मोल्डिंग सैंड का जो आप लेयर पे लेयर चढ़ाए वो इतना टाइट हो जाता है कि जो पैटर्न होता है उसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर दिक्कत होगी निकालने में तो क्या होगा, जो कैविटी जो खूबसूरत सी बनी होगी, जो गड्ढा बहुत अच्छे से बना होगा, वो जब आप निकालोगे, उसको पैटर्न को जब निकालोगे, तो क्या होगा, उसके टूटने का, उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर टूटने और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए, अगर वो हो भी जाता है तो भी चलेगा, वो जो रहता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राफ्ट को यूज़ करते हैं। इमेज में देखिए, आप देख करके समझ जाएंगे। इमेज में क्या है, विदाउट ड्राफ्ट में ऐसे करके है कुछ, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कुछ यहाँ से, ऐसे करके यहाँ से पिन लगा करके निकालना पड़ेगा। और जब निकालेंगे तो निकालते समय, क्योंकि आसपास में क्या है, आसपास में सैंड है, सैंड उसको पकड़े हुए है। अगर सैंड इसको पकड़े हुए है तो आप जब पैटर्न को निकालोगे तो क्या होगा, आपको कुछ ऐसे ऐसे करके निकालना पड़ेगा, है ना। अब जब ऐसे ऐसे करके निकालोगे तो क्या होगा, तो सैंड जो रहेगा वो टूटना शुरू होगा। सैंड ही तो है ना, आखिरकार केवल सैंड है, तो टूटना शुरू होगा, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर टेपर का यूज़ करते हैं। सच अलाउंसेज आर कॉल्ड एज ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। उसके बाद शेक अलाउंसेज रहता है।
कि शेक करके जो निकालना रहता है, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस रहता है ताकि डिस्टॉर्ट ना हो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस रहते हैं। ये आपके पढ़ने के लिए है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने योग्य नहीं है, मैं यही कहूँगा। अगर आप पढ़ करके समझ जाते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़ करके समझ पाते हैं तो मुझसे बताइएगा। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहीं पर एक बार पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, मशीनिंग अलाउंसेस जो रहता है, मशीनिंग अलाउंसेस कब यूज़ करेंगे? मशीनिंग ऑपरेशन ही हम लोग कब यूज़ करेंगे? मशीनिंग ऑपरेशन हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारा कास्टिंग बन चुका होगा। तो कास्टिंग अगर बन चुका है, कास्टिंग को मैंने एकदम परफेक्ट बनाया, लेकिन क्या होता है, क्योंकि सैंड का है और हम लोग कास्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो स्मूथ सरफेस बढ़िया एकदम ग्लॉसी फिनिश वाला नहीं देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मशीन करना पड़ेगा। अब मशीन करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? स्मूथ करने के लिए आप मशीन करोगे। तो अगर आप स्मूथ कर रहे हो और पैटर्न में आपने एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिया है, तो मतलब क्या होगा? आराम से अगर बात सुनते हो वापस से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं समझा देता हूँ। लेट अस सपोज आपको ये पेन कास्ट करना है, आप इस पेन को कास्ट करना चाहते, इसी सेम डायमेंशन का आपने लिया, सब कुछ आपने सेम डायमेंशन का पैटर्न बनाया, ड्रैग रखा, कोप रखा, पूरा का पूरा कास्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। पूरा का पूरा कास्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा? आपने इसको बाहर निकाला। तो अब अगर बाहर निकाला तो क्या होगा? ये पैटर्न था, आपको यही चीज़ चाहिए, भी सेम सेम तरीके की चीज़ चाहिए, तो निकाला आपने इसको बाहर, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा इस पर खुरदुरापन रहेगा। तो इसको आप साफ करोगे, इसको आप घिसोगे, इसको आप ग्राइंड करोगे, इसको आप मतलब यू विल परफॉर्म मीनिंग मशीनिंग ऑपरेशन, ताकि ये स्मूथ फिनिश हो जाए, इतना स्मूथ हो जाए, आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्मूथ करूंगा और मेरे पास पैटर्न की भी डायमेंशन यही है, तो होगा क्या? तो होगा ये कि अब इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए मैं अगर मशीनिंग अलाउंसेस पैटर्न में ही दे दूं, तो किस में दे दूं? पैटर्न में ही मशीनिंग अलाउंस दे दूं। मतलब इस साइज का मुझे बनाना है, लेकिन मुझे पता है कि ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्यों? कास्टिंग ऑपरेशन है, मुझे मशीन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इसको, इस पैटर्न को बनाने के पहले मैं थोड़ा सा इसको मोटा रख दूं, थोड़ा सा इसको मोटा रख दूं, ताकि क्या होगा? डिस्टॉर्ट होगा भी, मतलब कास्टिंग जो बन करके निकलेगा वो खराब भी होगा। तो मशीनिंग से जो एक्स्ट्रा जो मैंने डायमेंशन दिया वो रिड्यूस हो जाएगा और मेरे पास स्मूथ फिनिश वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा पॉजिटिव फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन एंड निगेटिव फॉर इंटरनल डायमेंशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन? पॉजिटिव फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, है ना, आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो इसमें, तो पॉजिटिव फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन। नो फॉर इंटरनल डायमेंशन। अगर इंटरनल डायमेंशन की मैं बात करूं तो क्या होगा? देखिए, इंटरनल डायमेंशन में निगेटिव क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि क्या होगा? क्योंकि होगा ये कि आपको यहाँ पर रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके आपको एक फाइनल पर लाना है ना, रिड्यूस करके आपको एक फाइनल पर लाना है। तो इस केस के लिए, इंटरनल के लिए हम लोग निगेटिव यूज़ करेंगे। अगर निगेटिव नहीं समझ में आए तो वापस से कमेंट करिए, मैं वापस से समझाने को तैयार हूँ। कुछ टाइप के पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई साहब गर्मी बहुत हो रही है और जहाँ तक देख पा रहे हैं देखिए पूरा पसीना हो गया है, हालत ख़राब हो गई है, ठीक है। सो इस वीडियो को यही पैटर्न पर ही एंड करते हैं आज। तो पैटर्न पर देख लेते हैं क्या क्या है, ज़्यादा उतना कुछ नहीं। इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं बना करके देने को तैयार हूँ, लेकिन कोई कमेंट तो करे, कमेंट करेगा तो मैं आप लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर कि अगर आप लोगों को लगता है कोई भी हेल्प चाहिए ज़िंदगी में, लाइफ में कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आप लोगों की पूरी जर्नी जो है उसको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं उसको आसान बनाने की मेरी कोशिश रहती है, ठीक है। सो अगर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि मैं इसके नोट्स भी बना करके दे दूँ, मैं इसके नोट्स, इसके पीपीटी सब कुछ शेयर करने को तैयार हूँ, कोई कमेंट तो करे, ठीक है। चलिए रैप अप करने के पहले पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या है? सॉलिड पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न, सेगमेंटल, फॉलो बोर्ड वगैरह वगैरह। देख, तो सॉलिड पैटर्न क्या हो गया? सॉलिड पैटर्न वो हो गया नॉर्मल सॉलिड, ये आपको सॉलिड बनाना है, आपने इसी के साइज का पैटर्न बनाया, इसको रखा, इसको ड्रैग रखा, कोप रखा, उसके बाद आपने कास्टिंग ऑपरेशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड पैटर्न। स्प्लिट पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न मैंने कुछ देर पहले आपको जो वीडियो दिखाया था वहां पर 2 पीसेस से अलग अलग, दैट इज कॉल्ड एज योर स्प्लिट पीस पैटर्न। जहां कहीं भी अंडर कट ऑपरेशन होगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, वहां पर हम लूज पीस का यूज करेंगे। गेटेड पैटर्न में क्या होगा? अभी गेट की जब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस करेंगे, तो आपको पता लगे गेटेड पैटर्न होता क्या है। गेटेड पैटर्न में क्या होता है? रास्ता एक है,
डिफरेंट डिफरेंट गेट रहेंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगी, एक बार में काफ़ी सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, मास प्रोडक्शन। एक बार में आपने पूरा का पूरा मॉल्टन मेटल डाला और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गए, दैट इज कॉल्ड एज गेटेड पैटर्न। स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न क्या होता है, स्वीप पैटर्न में आप कुछ एक कंपास जैसा यूज करते हो और उसको आप रोटेट करते हो कैविटी बनाने के लिए। तो उस केस में जो सैंड यूज होता है वो होता है लोम सैंड। लोम सैंड जहां पर 50% सिलिका रहता है और 50% क्ले रहता है, याद रखिएगा। लोम सैंड के लिए 50% सिलिका एंड 50% क्ले। तो स्वीप पैटर्न कहाँ यूज होगा, सिमेट्रिकल केसेस में यूज होगा। सिमेट्रिकल मतलब सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मंदिर का की घंटी बनानी है, घंटा बनाना, बड़ा वाला बेल बनाना है, तो क्या करोगे आप, तो स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। और उस स्वीप पैटर्न में क्या होता है, स्वीप पैटर्न में हम लोग जो सैंड का यूज करते हैं, मैंने बताया था मोल्डिंग सैंड का यूज करते हैं। उस मोल्डिंग सैंड में क्या होता है, मोल्डिंग सैंड में होता है ये कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिलिका, क्ले और मॉइस्चर के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को यूज़ करते हैं। तो लोम सैंड उसी मोल्डिंग सैंड की एक पार्ट है जहां पर 50% सिलिका और 50% क्ले होता है। ठीक है, सेगमेंटल में हम लोग अलग अलग करते हैं और फॉलो बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी कुछ मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ाया है। आप आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी डाउट है, कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे साथ यूं ही बरकरार रहिए। और इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फ्यूचर, रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कमेंट करिए। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना करने को तैयार हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर। मैं वापस से यही कहूँगा कि मैं उस तरीके का टीचर हूँ कि आप लोगों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं, जो पास आउट भी हो चुके हैं, वो लोग जानते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर आई एम। सो मेक श्योर करिए कि आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गर्मी में अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा पानी पीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।